आज हम बात करते हैं सेंटर ऑफ जापानीज़ स्टडीज़ की कि एमफिल में, पीएचडी में, एमए में और बीए में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो आज हम इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बीए ऑनर्स की बात करेंगे। ठीक है कि बीए ऑनर्स में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। बीए ऑनर्स की बात करेंगे सबसे पहले हम। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीए एलिजिबिलिटी कि बीए में एडमिशन लेने के लिए जेएनयू में आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कितने मार्क्स होने चाहिए और कौन कौन से बोर्ड या कौन कौन सी रिकॉग्नाइज बोर्ड होते हैं या स्टेट के जो होते हैं या सीबीएसई जो होते हैं उसमें कितने मार्क्स और कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से स्कूल उसमें शामिल होते हैं। मोस्टली जैसे कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो मदरसा बोर्ड से होते हैं या स्टेट बोर्ड से होते हैं या सीबीएसई से होते हैं, तो उनके लिए सबके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 की कि आपके इसमें कितने मार्क्स होने चाहिए। तो सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मिनिमम, ध्यान रखना कितना मिनिमम, नॉट मैक्सिमम। हमें मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं, 12वीं में 45% लाने हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द कैंडिडेट्स हु आर ड्यू टू अपीयर इन सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसका मतलब यह है कि आप अगर जो आपने इस साल या आप अपीयर में हैं, आपने अभी एग्ज़ाम दिए हैं और आपका रिज़ल्ट नहीं आया, तब भी आप बीए ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। सर्टिफिकेट ऑफ एलिमिया विद एटलीस्ट 45% मार्क्स आर इश्यूड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मदरसास सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट हैज़ पास्ड इंग्लिश लैंग्वेज एट द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम a recognized बोर्ड, यूनिवर्सिटी और a 3-year कोर्स कंडक्ट बाय दारुल उलूम देवबंद। तो ये जो बेसिकली है ये उन बच्चों के लिए है जो दारुल उलूम देवबंद से फरागत होते हैं, मतलब जिन्होंने डिग्री ली है अपनी 12वीं की। जैसे नॉर्मली जो बोर्ड होते हैं वो 10th और 12th कहते हैं, लेकिन जो मदरसा बोर्ड है उसमें आलिम, मौलवी, मुंशी वगैरह की वो होती हैं। तो वो अपने हिसाब से देख लें कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो इसमें मैच कर रही है या नहीं कर रही है, या आपके जो ये पॉइंट दिए गए हैं, मदरसे के नाम दिए गए हैं कि आप इस मदरसे से पढ़े हैं या इस बोर्ड से आपकी क्वालिफ़िकेशन हुई है। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। सर्टिफिकेट ऑफ एलिमिया विद एटलीस्ट 45 मार्क इश्यूड बाय द फॉलोइंग मदरसास। तो एक है नदवतुल उलूम देवबंद, ये लखनऊ में है, बहुत बड़ा मदरसा बोर्ड है। तो इसके और भी हैं नीचे 10 से 15 और इससे रिलेटेड मदरसास हैं, उनकी डिटेल नहीं है इसमें। उसकी डिटेल के लिए आपको ई प्रोस्पेक्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उनके पूरे डिटेल पढ़ूंगा एक एक के तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट मदरसा हैं सिर्फ उन्हीं का नाम लिया गया। फिर भी अगर जो आपकी डिग्री या आपका जो कोर्स है वो उन मदरसों से मैच करता है तो आप उसमें एलिजिबल होंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसका चेक कर सकते हैं www.jnu.ac.in पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से भी जा सकते हैं, आप वहाँ से भी ई प्रोस्पेक्टर आप पढ़ सकते हैं जेएनयू का। ठीक है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ मौलवी विद एटलीस्ट 45 मार्क्स इश्यूड बाय द बिहार बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन। तो जो बिहार बोर्ड है उसके लिए थोड़ा अलग से उसके कंडीशन है, वो यही है कि आपको मौलवी होनी चाहिए कितने साथ, परसेंटेज के साथ 45%। याद रखना परसेंटेज का जो वो होता है वो बहुत ही मेन होता है, आपको परसेंटेज पे ध्यान रखना है। ठीक है। आपने 12वीं कर ली, लेकिन अगर जो आपके 44.5 मार्क्स है तो उसमें मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो राउंड फिगर में ना हो, सीधा पूरे एक नंबर हो। ठीक है। पॉइंटों में भी हो तो लेकिन ज़्यादा में हो। मान लीजिए आपके 45% मांगा जा रहा है यहाँ पे, तो आपके 45 अबाव होने चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपके 45.6 पॉइंट हो जाए, 45.7 हो जाए, ऐसे मतलब कम ज़्यादा रहे, कम ना रहे। ठीक है। तो फिर बाकी भी हैं, बाकी और एलिजिबिलिटी हैं, आप इस वीडियो को स्टॉप करके इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली एलिजिबिलिटी की तरफ। तो अगली जो एलिजिबिलिटी है वो मास्टर ऑफ आर्ट्स की है, यानी कि एमए की है। जो बच्चे जापानीज़ से एमए करना चाहते हैं उनके लिए ये एलिजिबिलिटी है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर इन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अंडर 10+2+3 पैटर्न
ऑफ एजुकेशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। याद रखना कितना, 45%। इसमें भी उतने मार्क्स माने गए हैं जितने आपसे ग्रेजुएशन में मांगे गए हैं, ठीक है। ओ सॉरी, 12th में मांगे गए हैं उतने आपके ग्रेजुएशन में मांगे गए हैं कि आपके ग्रेजुएशन में 45% होंगे तभी आप मास्टर में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और ये भी नहीं है कि आप पास ही चाहिए, आप अगर जो फाइनल ईयर में अपीयर हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। बशर्ते कि यह कि जब आपका एडमिशन हो तब आपके उसके पास रिजल्ट हो, आप एंट्रेंस पेपर दे सकते हैं, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एमफिल जापानीज़ की। तो मास्टर डिग्री इन द कंसर्न लैंग्वेज सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। नोट डाउन कर लीजिए, 55% मार्क्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये एमफिल की एलिजिबिलिटी है कि आपको ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में, सॉरी मास्टर में आपके कितने होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन जैसा आपको पता होगा कि हमारे जो भारत है उसमें बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो रिजर्वेशन में आती है, तो उनको यूजीसी कुछ रिजर्वेशन देते हैं जिसमें SC ST और OBC कैटेगरी आती है। लेकिन इसमें से भी सिर्फ वही लोगों को मिलती है जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है, सबको नहीं मिलती है। तो जो SC ST OBC में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं सिर्फ रिजर्वेशन भी उनको ही मिलता है, ठीक है। और ये भी नहीं कि सभी SC ST में जो लोग आते हैं उनको भी मिलता है, उन्हीं लोगों को मिलता है जो SC ST के अंदर आते हैं, लेकिन उसमें भी कौन सी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में भी आते हैं। क्योंकि SC ST OBC में 2 लेयर होती हैं, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर और एक होता है क्रीमी लेयर। तो जो उनसे जो रिजर्वेशन मिलता है वो नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगली, जो PG होल्डर होते हैं वो आयुष रिलेटेड सब्जेक्ट के, वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं एमफिल के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगली PhD इन जापानीज़ के लिए। तो जो सबसे बड़ा क्लास होती है, जो सबसे बड़ा कोर्स होता है, रिसर्च फेलो होती है जिसमें जापानीज़ में या किसी और भी सब्जेक्ट में, तो उसकी भी जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ी और बड़ी होती है, ठीक है। तो आइए उसको बताते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए उसके एडमिशन के लिए। हालांकि JNU में 2 तरीके से एडमिशन होता है PhD और एमफिल में, या तो आप JNU के एंट्रेंस की तरफ से जा सकते हैं या फिर आपको नेट JRF के थ्रू एडमिशन मिलता है। लेकिन जो नेट JRF है उसमें कुछ अलग कंडीशन होती है, ठीक है, उसको हम अगली वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे। अभी आप इसकी सिर्फ एलिजिबिलिटी देख लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं PhD के पॉइंट 1 की। ओनली दोज कैंडिडेट्स शैल बी कंसल्ट फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम हु हैव, तो ऑप्शन ए है ऑप्टिनाइड 2 years MPhil डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। याद रखना दोस्तों, कितना, 55% मार्क्स, ठीक है। 55% मार्क्स ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद डिसर्टेशन सेमिनार एंड वाइवा, और 1 year MPhil डिग्री विद 55% मार्क्स विद एडिशनल 1 year रिसर्च एक्सपीरियंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड 1 पब्लिकेशन एंड 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट इन मास्टर डिग्री BE या BTech। तो इसमें 3 ऑप्शन है, या तो आपके पास 2 साल के MPhil की डिग्री हो वही 55% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास 1 ईयर की MPhil डिग्री हो 55% के साथ, या फिर 1 साल का आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस हो या आपने कोई किताब पब्लिश की हो, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको परसेंटेज की जो है वो 55% होने चाहिए, ठीक है। या फिर इसके इक्वलेंट जो हो, यानी कि जो मास्टर डिग्री के इक्वलेंट होते हैं BA या BTech, मतलब जो इंजीनियरिंग वाली कोर्स होते हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। या फिर ये हुआ पहले ऑप्शन के 3। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन में जो आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें दूसरे ऑप्शन में जो है मास्टर डिग्री BE और BTech। ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम बच्चों को पता होता है कि जो इंजीनियर वाले होते हैं बच्चे उनके भी PhD कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो BA और BTech होता है वो मास्टर डिग्री के इक्वलेंट माना जाता है JNU में। तो जो BA और BTech होते हैं वो 55% मार्क्स के साथ आपको पास होना होता है, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड B इन UGC 7 point स्केल और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इन फॉलोड। तो जो UGC की जो ग्रेड B की जो स्केल होंगे उसमें 7 के अकॉर्डिंग आपको उसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको UGC की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, या फिर हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसमें आप जाके चेक कर लीजिए, ठीक है।
या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं अगर जो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब जैसा कि अभी एमफिल में बात की थी, तो एमफिल में भी रिजर्वेशन मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि पीएचडी में भी रिजर्वेशन मिलता है। तो यहाँ भी सेम बात है, आपको SC ST OBC में से होना होगा, लेकिन SC SC OBC में से भी कौन सी लेयर में होना होगा, आपको नॉन क्रीमी लेयर में होना होगा, ठीक है। अब जैसे एमफिल में था पीएचडी होल्डर्स तो था, उनको भी एलिजिबल माना गया था, तो पीएचडी के लिए भी यहाँ पे पीजी होल्डर्स होते हैं आयुष रिलेटेड सब्जेक्ट के, वे भी इसके लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगली बात जो करते हैं, अगली टॉपिक की बात यह है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही आपकी परसेंटेज में उतार चढ़ाव होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, अगर जो सही वक्त पे सही इंसान के पास ना पहुंची जाए, तो उस इंसान की जो मेहनत की होगी वो ज़ाया हो जाएगी, और हम नहीं चाहते हैं कि किसी इंसान ने जो मेहनत की हो वो ज़ाया हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जानने वालों में, सब में शेयर कीजिए। तो ये एक चार्ट पेपर होता है, ये बहुत बड़ा चार्ट पेपर है। ये उन बच्चों के लिए होता है जो गरीब पिछड़े इलाके से आते हैं। मान लीजिए कि कोई दूर से आता है, उसके लिए JNU वाले अलग से 2 या 3 नंबर उसको एक्स्ट्रा देते हैं, जो पिछड़ी उससे आता है, ज़िले से या स्टेट से आता है। तो मोस्टली जो बच्चा UG में एडमिशन लेगा उसको 6 नंबर मिलते हैं, 10वीं के और 12वीं के, कोई से भी मिल सकते हैं। या फिर अगर वो PG में लेना चाह रहा है, तो उसके 10वीं के और 12वीं के टोटल 3 मिलेंगे, और फिर UG के 3 मिलेंगे। ये वाले मिलेंगे या ये मिलेंगे, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, JNU वालों के, कि वो क्या देते हैं। तो इसको सही डिटेल में पढ़ने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि JNU का प्रोस्पेक्टस ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसकी जो लिस्ट है बहुत लंबी है। अगर जो मैं आपको पूरे स्टेट की बताने लगूँ कि आपको स्टेट कौन से में आता है, कौन से में नहीं आता है, तो मुझे लगभग 6 से 7 महीने इसी बात में लग जाएंगे बताने में। क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि हमारे हिंदुस्तान में 28 ज़िले हैं टोटल, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उनके सबके हमें ज़िले पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें ज़िले से भी कुछ होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा क्वारंटाइन 1 और क्वारंटाइन डिस्ट्रिक्ट 2, तो डिस्ट्रिक्ट के भी उसके नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम इसमें 4 से 5 से 6 नंबर मिल जाते हैं आराम से। मान लीजिए कि आपके 64 नंबर आए एंट्रेंस में, ठीक है, और आपकी जो मेरिट लगी है वो 70s पे लगी है, ठीक है। मान लीजिए आपके कितने नंबर हैं, 64 हैं, ठीक है, और मेरिट जो लगी है वो कितने पे लगी है, 70s पे लगी है। BA ऑनर्स की बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो आपको 6 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर जो आप Q1 से होंगे, ठीक है। Q1 से देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे 6 नंबर्स मिलते हैं UG वालों को, तो आपको वो 6 नंबर मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपके हो जाएंगे टोटल कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। तो इस वजह से इस तरह आपको वो एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप Q1 की डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो आप उसको पढ़ लीजिए, मैं उसको रिकमेंडेशन करूँगा, या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। तो ये फिर एक Q1 है और एक Q2 है, मतलब इसको Q1 और Q2 में डिवाइड किया गया है, इसलिए कि क्योंकि कुछ इलाके ज़्यादा पिछड़े होते हैं, उनको K1 में रखा गया, और कुछ जो स्टेट होता है वो कम पिछड़े होते हैं, उनको Q2 में रखा गया, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट में उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं फ़ीस की। जैसा आपको पता होगा कि JNU जो है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में गिना जाता है, ठीक है। और इसीलिए जैसा आपको पता होगा कि JNU एक संस्कारी संस्था है, सरकारी संस्था है, तो इसकी जो फ़ीस है वो अदर यूनिवर्सिटी से थोड़ी कम होती है। मतलब मान लीजिए जैसे JNU है, JNU की जो फीस है वो अदर यूनिवर्सिटी से कम है। जैसे DU है, जामिया है, AMU है, BHU है, ये बहुत सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसकी फ़ीस और इनकी फ़ीस में थोड़ा फ़र्क होता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका जो कोर्स है या जो आपकी जो क्लास है वो किस में आती है। इसमें सबकी डिटेल है, PhD की है, MPhil की है, MTech की है, MPH की है, MA की है, MSc की है, MCA की है, BA ऑनर्स की है, और डिप्लोमा कोर्सेज की है, पार्ट टाइम की भी है, सबकी इसमें टोटल है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन सी क्लास में आते हैं और आपको किस क्लास में कितनी फ़ीस पे करनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2020 और 21 का जो सेशन है
उसमें जेएनयू में कितनी सीटें खाली होती हैं किसी क्लास के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पीएचडी की, जो नेट और जेआरएफ के थ्रू जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जो यूनिवर्सिटी में होते हैं वो दो तरीके से एडमिशन होते हैं पीएचडी के, या तो आपने नेट किया हो, जेआरएफ किया हो, या आप सीधा उससे भी जा सकते हैं जो जेआरएफ करते हैं। ठीक है, या फिर जिसने जेएनयू का एंट्रेंस पेपर दिया हो उससे भी आप एंट्रेंस ले सकते हैं। तो पीएचडी की बात कर ले तो जो नेट जेआरएफ करके एडमिशन लेते हैं, तो इसमें टोटल जो सीट होती है वो केवल एक ही होती है सीट, और वो भी किसकी होती है, जनरल की होती है, जो नेट जेआरएफ के थ्रू जाते हैं पीएचडी में एडमिशन लेने। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी की कोई भी सीट नहीं होती है, केवल एक सीट होती है। ठीक है, अब बात कर लें तो जो पीएचडी एंट्रेंस होता है जो जेएनयू का, उसके तरीके से आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें कितने तरीके से आपको सीट मिलेगी, मतलब कितनी सीट मिलेगी। तो इसमें जो टोटल सीट होती है वो 5 होती है, जो आप एंट्रेंस बेस पे जाते हैं, जिसमें जनरल की 3 और एससी की 1, एसटी की 0, पीडब्ल्यूडी की 0 और ओबीसी की 1। तो टोटल हुई कितनी सीट, 5 सीट हुई। ठीक है, तो देख लीजिए कि कितनी सीटें कम होती है और आपको कंपटीशन कितना टफ होगा, इसलिए आप अपनी जो मेहनत है वो बहुत अच्छी तरीके से करें। ठीक है, अब बात करते हैं अगले कोर्स की, अगले एमफिल की बात करते हैं कि एमफिल में जो किस तरीके से और कितनी सीट होती है। एमफिल में भी 2 तरीके से ही एडमिशन मिलता है जेएनयू में, एक नेट जेआरएफ से और एक एंट्रेंस से। तो जो नेट जेआरएफ की सीट होती है वो 0 होती है, जैसा आपको दिख रहा होगा कि नॉट अवेलेबल है, एनए का मतलब नॉट अवेलेबल होता है। तो एमफिल में जो नेट जेआरएफ कर जिसका क्वालिफाई हो जाता है उसके लिए कोई सीट नहीं है, सिर्फ एंट्रेंस बेस पे सीट है, वो भी कितनी, 3 सीट है, और उसमें से भी 2 जनरल की हैं, एससी की 0 हैं, एसटी की 0 हैं, और पीडब्ल्यूडी की भी 0 हैं, और ओबीसी की 1 है। तो टोटल सीट कितनी हुई, 3 सीट हुई। ठीक है, और एमफिल नेट थ्रू की एक भी सीट नहीं है, नॉट अवेलेबल है। अब बात कर रहे थे एमए इन जापानीज़ की, तो जो जापानीज़ में सीट होती हैं वो 8 हैं, टोटल सीट 8 हैं, जिसमें जनरल की 3 हैं, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, पीडब्ल्यूडी की 0 है, ओबीसी की 2 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अभी पिछले साल ही आई है, इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन। ये जनरल में से ही एक रिजर्वेशन मिला है, उसकी कितनी सीट है, 1 सीट है। तो टोटल कितनी सीट हुई है, टोटल 8 सीट हुई है एमए में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स की। तो जापानीज़ में सबसे ज़्यादा सीट बीए ऑनर्स में ही होती हैं, लगभग 48 सीट होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे पास होते हैं 12वीं में, उसी हिसाब से ये सीटें का अनुपात रखा जाता है। तो मोस्टली हर लैंग्वेज के हर कोर्स में लगभग बीए ऑनर्स में इतनी ही सीट होती हैं, 48 या 49 होती हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जनरल की, इसमें 19 हैं, एससी की इसमें 7 हैं, एसटी की इसमें 4 हैं, पीडब्ल्यूडी की 2 हैं, ओबीसी की 13 है, ईडब्ल्यूएस की 5 हैं, और टोटल हुई 48 सीट। ठीक है, उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर जो आपके मन में कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो सिलेबस है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स की। तो इसमें जो पूछा जाएगा एंट्रेंस में वो बता देता हूँ, और आपको एक और जानकारी मैं बता दूँ, 2019 से पहले जेएनयू में सिर्फ ऑफलाइन पेपर होता था और रिटर्न में होता था, लेकिन 2019 में पहली बार जेएनयू ने कोर्स जो है एंट्रेंस है वो ऑनलाइन कर दिया है और कंप्यूटर बेस्ड कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपको ऑनलाइन जाना होगा और कंप्यूटर पे ही जाके एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 बार मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेट में बहुत सारी साइट अवेलेबल हैं जो मॉक टेस्ट देती हैं। ठीक है, या फिर आप एनटीए की जाके, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, उस पर भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बात कर लेते हैं बीए फर्स्ट ईयर की।
The entrance test for this program is a common test for all languages. Questions pertaining to general knowledge, artificial language, language aptitude and general English would be covered in the syllabus. The test will be conducted in the English language. नोट डाउन, कौन सी लैंग्वेज में आएगा पेपर? इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। एंट्रेंस पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर पे आपका एंट्रेंस पेपर होगा। अब बात कर लेते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए के सिलेबस की। तो इसमें जो पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस और टॉपिक्स सच एज जापान्स, मतलब जो जापान का जनरल अवेयरनेस है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री जापान की, सोसाइटी एंड कल्चर, फेमस वर्क्स ऑफ लिटरेचर, करंट अफेयर्स, कोर्स लिस्ट ऑफ बीए, प्रोग्राम गिवन बिलो फॉर रेफरेंस। दिस वेबसाइट पर आप क्लिक करके सीधा ही इसकी जो कोर्स लिस्ट है आप उसके बारे में जानकारी ले लें, ठीक है। और फिर दूसरा लैंग्वेज एबिलिटी इन जापानीज़, ठीक है। तो ये जो सिलेबस हुआ वो मास्टर ऑफ आर्ट्स का हुआ, यानी कि एमए का हुआ। अब बात कर लेते हैं एमफिल और पीएचडी की। तो एमफिल और पीएचडी का जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही होता है, बस जो पीएचडी और एमफिल में जो लेवल का थोड़ा फ़र्क हो जाता है, ठीक है। तो जो पहले ऊपर लेवल होता है तो वो पीएचडी में होता है और एमफिल में थोड़ा नीचे का लेवल होता है, ठीक है। तो इसमें बात कर लेते हैं मेजर लिटरेरी वर्क्स इन जापानीज लिटरेचर, इन डीप नॉलेज टू डिस्कस अबाउट सम लिटरेचर वर्क्स एंड ऑथर सच एज कवाबाता, यासुनारी, अकुगगवा, राइसोकुस्कू एटसेट्रा इन जापानीज़। ये जापानीज़ लैंग्वेज में लिखा है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी जो इंग्लिश में लिखा हुआ था वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, ठीक है। तो जो बच्चे एमए और बी और एमए करके आएंगे उनको इसका मतलब पता होगा। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे इसका मतलब बताएं, ठीक है, क्योंकि मुझे नई चीज़ अच्छी लगती है। तो आप इसका मतलब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि लिखा हुआ गया है, हो सकता है किसी और बच्चे को समझ में आ जाए आपके कमेंट से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे, करंट अफेयर्स इन जापान, इंडो जापानीज रिलेशंस इन सोशल कल्चर इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल स्पेयर्स, कल्चर एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ जापान, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इन जापान। तो ये सारी एलिजिबिलिटी है एमफिल और पीएचडी की, ठीक है। अब बात करते हैं रिसर्च में। द रिसर्च थीम इन विच द कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड, डिटेल ऑफ द एरिया इन विच द कैंडिडेट वुड लाइक टू परस्यू रिसर्च, मतलब जिस टॉपिक पे आप अपनी एमफिल और पीएचडी करना चाहते हैं वो किस एरिया की है उस पर आपको अपने रिसर्च लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको सब चीज़ समझ में आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो सबको बच्चों को जानने की जिज्ञासा रहती है कि मेरिट कितने पर लगती है और कितने मार्क्स हमें लाना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए तो आइए बात करते हैं। तो जो सबसे पहले बात करते हैं एमए की और बीए की, क्योंकि एमफिल की और पीएचडी की जो मेरिट होती है वो अलग से बनती है, क्योंकि उसमें आपका वाइवा होता है और थीसिस वगैरह या सेमिनार वगैरह होके भी उसकी पूरी अलग से बनती है। उसके लिए हम उसकी मेरिट आपको अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले एमए इन जापानीज़ की कितने पे मेरिट लगी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जनरल की। तो जनरल की जो मेरिट लगी है वो 100 पे लगी है, ठीक है। एससी के 65 पे, एसटी की एक भी नहीं है, ओबीसी की 64 पे लगी है और ईडब्ल्यूएस की 62 पे लगी है, एफएन की 91 पे लगी है। तो देखिए कितनी हाई मेरिट गई है जापानीज़ की, लगभग 80 प्लस है जनरल की और एफएन की तो 91 पे है। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए कि आपको पहले ही मेरिट में नाम आ जाए। तो आप ऐसे तैयारी कीजिए जो आपके 90% मार्क्स आ जाएं। और मैं आपको बता दूं कि जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में सिर्फ एक ही मेरिट आती है, दूसरी मेरिट नहीं आती है। बहुत ही रेयर केसेस में उसकी क्या आती है, दूसरी मेरिट आती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बीए फर्स्ट ईयर की। तो इसकी जो मेरिट गई है वो भी 80 पे गई है, जैसा आपने देख रहा होगा। और एससी की 70 पे और एसटी की 71 पे और ओबीसी की 64 पे और फिर पीएच की 58 पे, ईडब्ल्यूएस की 76
और FN की 35। तो देखिए कि आपको लग रहा ना होगा देख के कि मेरिट कितनी हाई गई है JNU की, इसीलिए JNU को भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में गिना जाता है, क्योंकि जो इसका एंट्रेंस होता है वो बहुत टफ आता है। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी इतनी अच्छे से करनी है कि आपके जो पेपर हो वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, एक ही बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगली मेरिट की। जो अगली मेरिट है वो BA फर्स्ट ईयर की है, लेकिन वो सेकंड मेरिट है। जैसे मैंने कहा था कि बहुत ही रेयर केस में आती है, क्योंकि JNU वाले जो एडमिन होते हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ जो मेरिट आ जाए और उसी में ही हम सारी सीटें फुल कर लें, लेकिन फिर भी कुछ सीटें रह जाती हैं, जैसे 1 या 2 सीटें रह जाती हैं, तो उसके लिए निकालते हैं, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं होता कि वो निकालेंगे ही निकालेंगे। बहुत रेयर केस में वो नहीं भी निकाल पाते हैं। तो जैसा आपने देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर कि जो BA की जो सेकंड मेरिट आई है वो सिर्फ SC कैंडिडेट के लिए आई है, और वो भी सिर्फ 1% कम आई है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि कितनी पे लगी है, 69 पे लगी है उसकी मेरिट, और पहले जो मेरिट लगी थी वो SC की वो 70 पे लगी थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिला होगा। अगर आप फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर या ईमेल पे भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए कोर्स के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।